पूज्य मालिक को मेरा प्रणाम और आप सभी भाई बहनों को मेरा नमस्ते। हमारे बुक रीडिंग सेशन में आप सभी का स्वागत है। बुक का नाम है द हार्टफुलनेस वे, जिसमें हमने कल कंप्लीट किया था भाग 1 हार्टफुलनेस क्यों, जिसमें हमने बात की थी ध्यान के रहस्यों के प्रकटन के बारे में और मनोभाव। और कल हमने कंप्लीट किया था यौगिक प्राणाहुति। मनोभाव जब हम ध्यान करते हैं तो वो हमारा सिर्फ 5% होता है, बाकी का 95% हमारा एटीट्यूड होता है, हमारा रवैया होता है, जो कि हमारे व्यवहार में झलकता है। हम किसी से बात कैसे करते हैं, हमारा व्यवहार कैसा है। उसके बाद हमने बात की थी यौगिक प्राणाहुति के बारे में। यौगिक प्राणाहुति ये क्या होती है? यौगिक प्राणाहुति जो है वो हमारी पद्धति की पहचान है। ये प्राणाहुति ही है जो हमारे हार्टफुलनेस पद्धति की कुंजी है। उसके बाद हमने इसमें बात की थी कि ये जो प्राणाहुति होती है ये किस तरह से अपना कार्य करती है। तो ये जिस तरह से एक पेड़ जो होता है ना, वृक्ष, वो अपनी जड़ों में नमी और पोषक तत्वों को संजो के रखता है, और जब जरूरत होती है तो वो उस वृक्ष को प्रदान करके उसको फिर से लहलहा देता है, उसे जागृत कर देता है। तो ये प्राणाहुति भी हमें एक खुराक की तरह ही काम करती है। हमारे अंदर भी एक अल्पकल्पनीय ताजगी को जगा देती है और हमारे जीवन में एक नया जीवन फूंक दिया जाता है। ये जो प्राणाहुति है उसको हम आदि शक्ति भी कहते हैं, क्योंकि जब हम अस्तित्व में नहीं आए थे तो सबसे पहले जो शक्ति थी, मूल शक्ति थी, ये वही प्राणाहुति है। उसके बाद हमने बात की थी कि प्राणाहुति जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जानी जाती है। ऐसा नहीं है कि ये प्राणाहुति हम आज ही इसके बारे में बात कर रहे हैं। ये प्राणाहुति वर्षों से और प्राचीन समय से चली आ रही है। कुछ लोग इसको शब्दों के माध्यम से प्रवाहित करते हैं, कुछ लोग इसको स्पर्श के माध्यम से, जो कि सूफी लोग होते हैं, शेख वगैरह, वो हृदय पर स्पर्श करके उसको प्रवाहित करते हैं, और कुछ दृष्टि के माध्यम से। लेकिन हमारे मार्ग में इस तरह की कोई भी चीजें इस्तेमाल नहीं होती है। हमारे यहाँ जो माध्यम है इसका, वो है हमारे विचार। विचारों से इसको प्रवाहित किया जाता है। चलिए, उसके बाद हमने बात की थी कि दाजी ने किस तरह से अपने बारे में बताया था कि वो किस तरह से इस मिशन में आए थे। सन्यासी की बातों के बारे में हमने बात की थी, पतंजलि के योग सूत्रों के बारे में हमने बात की थी। ये था हमारा एक छोटा सा रिवीजन। आज हम बात करते हैं इसी का हार्टफुलनेस वे का भाग 2, हार्टफुलनेस का अभ्यास। तो ये जो अभ्यास है वो, उसमें हम बात करेंगे जो मेन मेथड है, जो मेन योग है हमारी पद्धति के, ध्यान, सफाई और प्रार्थना के बारे में। और जब हम ध्यान कंप्लीट करेंगे तो हम ध्यान करेंगे लास्ट में, जो हमारा लास्ट वीडियो रहा करेगा। चलिए, आइए हम शुरुआत करते हैं। हार्टफुलनेस में हम रोज एक निर्धारित समय और एक निर्धारित स्थान पर आराम से बैठते हैं और हृदय में दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान करते हैं। मेरे लिए तो हार्टफुलनेस स्पष्टता, हल्केपन, प्रेरणा और महसूस होने वाले भीतरी आनंद का एक दैनिक स्रोत है। जोशुआ पोलाक जी बात कर रहे हैं। हालांकि 15 वर्षों से मैंने इसी तरह रोज ध्यान किया है, लेकिन दाजी के साथ मेरी बातचीत ने मेरी समझ में नए आयाम जोड़कर मेरे अभ्यास को भारी उन्नत प्रदान किया है। कब और कहां ध्यान करें? पहली बार जब मैं हार्टफुलनेस मैंने शुरुआत की थी तो उस समय मैं कभी भी और कहीं पर भी ध्यान कर लेता था। ध्यान के समय और स्थान को मैंने कोई महत्व नहीं दिया था। बाद में जब मेरा जीवन और भी ज्यादा व्यस्त हो गया तो मैंने अपनी दिनचर्या में ध्यान का समय निर्धारित करना शुरू कर दिया। किसी भी समय पर ध्यान करने और एक ही समय पर ध्यान करने में बड़ा ही स्पष्ट अंतर नजर आता है। उसके कुछ ही समय बाद मुझे अपना ध्यान तड़के सुबह करना पड़ता, मतलब बहुत जल्दी। तब जाकर ध्यान के मेरे अभ्यास ने सचमुच उड़ान भरी। तो अभी हमने इसमें समझा कि देखो, जोशुआ पोलाक जी जब एक ही समय पर ध्यान कर रहे हैं तो उनमें, और जब अलग अलग समय पर ध्यान कर रहे हैं तो उन दोनों ही चीजों में बहुत अंतर देखने को मिला उन्हें। वर्षों के बाद अब मेरी आशा जगी कि इन अनुभवों के पीछे जो कारण है उनको दाजी स्पष्ट करेंगे। तो मैंने पूछा कि ध्यान का सर्वोत्तम समय क्या है? सबसे पहला प्रश्न।
दाजी कहते हैं अभी। ठीक है, पर क्या कोई समय किसी अन्य समय से बेहतर भी होता है? मैंने पूछा। तो दाजी कहते हैं, क्या ध्यान के लिए कभी कोई समय खराब भी होता है? जब मन करे तब ध्यान करने बैठ जाओ। आप जानते हैं कि इस मामले में मैं कोई वक्तव्य देने से बचता हूँ। इस विषय पर मैं कोई कट्टरता खड़ी नहीं करना चाहता। ऐसा करने पर लोग उस आनंद से वंचित रह जाएंगे जो सच्चाई को खुद मालूम करने से मिलता है। मैं ये समझता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि मैं ये समझता हूँ, लेकिन मेरा ये सोचना है कि कुछ सर्वोत्तम अभ्यासों की जानकारी पाकर क्या हम उनका लाभ उठा सकते हैं? दाजी हंसते हुए कहते हैं, ठीक है बॉस, लेकिन ध्यान के समय के बारे में तो हमारे बुजुर्ग काफी ज्ञान अपने पीछे छोड़ गए हैं। पर क्योंकि मैं एक व्यवहारिक आदमी हूं, अतः मैं कहूंगा कि आपको ध्यान तब करना चाहिए जब आपके लिए व्यवधान की संभावना कम से कम हो। व्यवधान की संभावना कम से कम कब हो सकती है? मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग। जरा समझें कि इस व्यस्त दुनिया में आदर्श समय पर ध्यान करना हमेशा तो संभव नहीं है। बहुत से घरेलू कार्य होते हैं, जैसे बच्चे पालना, काम पर जाना इत्यादि। बहुत सारी मांगे भी होती हैं। अतः हमें अपने समय का चुनाव सोच समझकर करना होगा। एक रास्ता तो ये है कि सुबह ही जल्दी ध्यान कर लिया जाए, और जब आपके पास ऐसा कोई काम भी नहीं होता उस समय पे, उस पर आप अपना समय और ध्यान लगाएं। लेकिन यदि आपको इसमें रुचि है तो चाहे जो हो जाए आप इसे करके ही रहेंगे। किसी भी चीज में इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है हमारा। अगर हमें मूवी देखने जाना है, उसमें हमारा इंटरेस्ट है, तो हम उसके लिए भी तो समय निकालते हैं ना। हर वो काम जो हमें हमारा मन पसंद होता है वो करना है, तो हम उसके लिए समय बहुत जल्दी निकाल लेते हैं। लेकिन यही चीज अगर हम ध्यान के परिप्रेक्ष्य में कहें तो क्यों? क्योंकि उसमें अभी हमारा इंटरेस्ट नहीं जगा है, अभी हमारा मन नहीं लगता उसको करने में, इसलिए हम उसके लिए समय बनाते हैं। निकालते नहीं है, समय उसके लिए बनाते हैं। अच्छा, तो मैं इस टाइम पे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। अच्छा, तो मैं समय पे ध्यान के लिए समय निकालूंगी। एक गंभीर ध्यानकर्ता ये कभी नहीं कहेगा कि ओह, आज मेरे लिए ध्यान करना सुविधाजनक नहीं है। मान लीजिए आप अपने मित्र से कहते हैं कि मैं तुमसे तभी मिलूंगा जब मुझे सुविधाजनक लगेगा, मतलब मैं तुमसे तब मिलूंगी जब मुझे कंफर्टेबल लगेगा। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके लिए आपकी सुविधा आपकी दोस्ती से ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान एक दूसरी तरह का मिलन है। ये हमारे स्व से एक पावन मिलन है। स्व जो हमारे भीतर स्थित हमारा मित्र है। लेकिन फिर भी आजकल लोग अत्यधिक व्यस्त हैं। मैंने कहा, बहुत से लोग तो मुझसे ये कहते हैं उनके पास ध्यान के लिए समय ही नहीं है। ये जो प्रश्न है ना, ध्यान के लिए समय नहीं है, ये बहुत ही कॉमन है। आजकल हम ध्यान के लिए अगर किसी से बात करेंगे तो हर कोई ये कहेगा समय नहीं है। आप पीएम से ज्यादा बिजी हो क्या? पीएम के पास कितने काम होंगे इस समय? इससे मुझे एक घटना की याद आ गई। दाजी बोले कि भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी एक बार बाबूजी से मिलने आए थे। उस अधिकारी की ध्यान में तो रुचि थी, लेकिन उनका कहना यह था कि इसके लिए उनके पास कोई समय नहीं है। तो बाबूजी ने प्रश्न के रूप में उत्तर दिया कि क्या कोई ऐसा भी व्यक्ति होगा जो आपसे ज्यादा व्यस्त हो? तो अधिकारी ने जवाब दिया, हाँ है ना, प्रधानमंत्री ज्यादा बिजी हैं। और उस समय इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। तो बाबूजी का जवाब था, तो उनकी व्यस्तता और अपनी व्यस्तता का अंतर मुझे दे दे और वो समय आप ध्यान में लगाएं। भाई वो ज्यादा बिजी हैं, आप उनसे तो थोड़ा कम ही बिजी हो ना, तो वो जो बीच का अंतर है ना, वो आप मुझे दे दो ध्यान के लिए। यदि ध्यान सचमुच प्राथमिकता होती तो उन्हें अपनी इतनी व्यस्तता से शिकायत न होती। उन्होंने समय निकाल ही लिया होता। इसके विपरीत वो महिला जिसने मुझे ध्यान करना सिखाया, दाजी बता रहे हैं, ध्यान के लिए वो अत्यंत आतुर रहती थी। यद्यपि अपने परिवार की ओर से उसने बहुत विरोध का सामना किया, तीव्र विरोध। तो फिर उसने ये सब कैसे संभाला? वो रोज सब्बी से पहले उठ जाती और बिस्तर में ही सोने का बहाना करके ध्यान करती। देखो, ये है ललक। वो अपनी फैमिली में रह के ध्यान नहीं कर पा रहे थे, लेकिन उनको चाह थी। जहाँ चाह होती है ना, वहां राह अपने आप बन जाती है।
उनको ध्यान करना था तो वो उसके लिए समय अलग से नहीं निकालती थी, वो उसी में अपना समय ले लेती थी। सोने जा रही है, अपना चादर तान लिया और अपन उसमें ध्यान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये काम करना है। तो सबसे पहले हमारा उसमें इंटरेस्ट जागना बहुत जरूरी होता है किसी भी काम के लिए। तो वो पहले सबसे पहले उठ जाती थी और बिस्तर में ही सोने का बहाना करके ध्यान करती। कभी कभी तो वो स्नान घर जाने के बहाने वहां भी ध्यान कर लेती। उनका जीवन ध्यान के चारों ओर ही घूमता रहा। अगर आप कुछ करने को आतुर हैं तो आप कोई ना कोई रास्ता अवश्य ढूंढ लेंगे। जैसा कि कहावत भी है, प्रेम अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। क्या उसको रास्ते बनाने की आवश्यकता होती है? नहीं, वो स्वयं रास्ता बना लेता है। तो बिजी लोगों को ये भी समझना चाहिए कि ध्यान जो है वो जीने के कई छोटे छोटे रास्ते भी दिखाता है। हम विभिन्न क्रियाकलापों में प्रायः अत्यधिक समय और ऊर्जा लगा देते हैं। कभी तो वे फलित होते हैं और कभी नहीं भी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कई वर्षों से प्रेम का राग अलाप रहा हो कोई व्यक्ति और आखिर में दूसरा व्यक्ति ही पीछे हट जाए, या किसी व्यापारिक संबंध को बनाने में आप अत्यधिक समय लगा दें और अंत में आपको हासिल कुछ भी ना हो, ये भी तो समय बर्बादी हो गया ना। तो क्या शुरू में ही ये हकीकत समझ लेना बेहतर नहीं होगा? ध्यान जो है वो हमें अंतर्दृष्टि का एक स्तर प्रदान करता है, जिससे हम परिस्थितियों का उनकी उपयोगिता के अनुसार सही मूल्यांकन कर पाते हैं। इससे हमारे कई वर्षों का समय बच सकता है। इसलिए ध्यान समय की बचत का बहुत ही बड़ा साधन है। मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि जितना कम समय आपके पास होता है ना, ये ध्यान उतना ही जानदार बन जाता है। जैसे अगर आप 5 मिनट के लिए रोज एक निश्चित समय पर ध्यान करते हैं तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा। तो ध्यान जरूर करें, खासतौर पर तब जब आपके पास इसके लिए पर्याप्त समय ना हो। वो काम तब जरूर करो जब उसका काम करने का मन ही ना लगे। तो सबसे पहले क्या, हमें समय समय उसके लिए बनाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। भले 5 मिनट करो, शुरुआत तो करो। किसी भी चीज को हम एकदम से नहीं कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऐसी सजा दी जाए कि आपको खाना नहीं मिलेगा 2 दिन तक, आप भूखे रहोगे बिल्कुल, और 2 दिन बाद मैं आपको एक बड़े बर्तन में भर के नाश्ता दे दूं, पोहा दे दूं, तो क्या आप 2 दिन का जो आपने खाना नहीं खाया उसको आप वसूल कर लोगे, उसमें पूरा खत्म कर दोगे? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक साथ वो काम आपसे नहीं होगा। हाँ, अगर मैं उसको एक एक प्लेट रोज देती तो आप उसको खत्म कर लेते और आप खा भी लेते और आपको उससे पोषण भी मिल जाता। तो हर चीज की हमें शुरुआत धीरे धीरे करनी पड़ेगी, लेकिन करनी जरूर पड़ेगी। तो हम भले ही 5 मिनट के लिए बैठे, लेकिन ध्यान करने के लिए बैठे जरूर। आज 5 मिनट है, 2-4 दिन बाद 10 मिनट भी होगा, 15 मिनट भी होगा, आधा घंटा भी होगा, लेकिन होगा जरूर। मैंने कहा तो आपका ये कहना है कि ध्यान एक निश्चित समय पर किया जाए। तो दाजी कहते हैं कि हमें अपने अभ्यास में स्वचालित दशा लानी है, मतलब चलती हुई दशा लानी है। इसका अर्थ यह है कि हमें रोज एक ही समय पर और एक ही स्थान पर ध्यान करना चाहिए। समय चाहे कोई भी हो, ये हमारा दूसरा स्वभाव बन जाना चाहिए। ये इतना स्वचालित होना चाहिए कि इसके बारे में हमें कभी सोचना भी ना पड़े। मैंने पूछा कि नियमित होना इतना जरूरी क्यों है, रेगुलरिटी इतनी जरूरी क्यों है? तब दाजी का जवाब आया कि प्रकृति को देखो वो कैसी है। इसमें कभी भी असफल न होने वाली एक लय है। कैसी लय? सूर्य उदय होता है और अस्त होता है अपने समय पर। मौसम भी अक्सर बदलते रहते हैं। ज्वार भाटे जो होते हैं वो उठते हैं और गिरते हैं। ये सब कुछ बहुत ही नपे तुले ढंग से पूरी लय के साथ और बहुत ही रेगुलरिटी के साथ होता है। तो हमारा जीवन भी प्रकृति की लय से ही संचालित है। जब हम उसके साथ लयबद्ध होते हैं तो हमारे जीवन की नौका चलती रहती है। नहीं तो ये बहाव के विरुद्ध तैरने जैसा हो जाता है और हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो जब हम जैसे नाव में हैं, अगर वो पानी के बहाव की दिशा में बह रही है तो वो इजीली बहुत ही बह जाएगी। कोई फोर्स नहीं लगाना है हमें। लेकिन अगर हम उसके विरुद्ध बहेंगे तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें चापू चलाते रहना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हम उसके विरुद्ध में जा रहे हैं। तो हमें प्रकृति जैसा लयबद्ध होना है। प्रकृति के सारे काम बिल्कुल ही नपे तुले ढंग से होते हैं।
अपने टाइम पर होते हैं, तो हमें भी अपना टाइम, हमें भी अपनी रेगुलरिटी उसके साथ लयबद्ध करनी है। उदाहरण के लिए नींद के चक्रों को ही ले लें। आप हर रात एक ही समय पर सोने जाते हैं, तो तकिए पर सिर रखते ही आप सो जाएंगे। आपको इसमें सोने का प्रयत्न करने की जैसी कोई समस्या ही नहीं होगी। इसी प्रकार यदि आप हर रोज एक ही समय पर ध्यान करें, तो ध्यान भी अपने आप होगा। ये इतने प्राकृतिक ढंग से होगा कि आपको गहरा ध्यान करने के लिए कभी कोई प्रयत्न करना ही नहीं पड़ेगा। जब हम रेगुलर एक ही समय पर सोते हैं ना, और हम कहीं भी हो, तो हमें हल्की सी झपकियां आने लगती हैं, और उस समय आपसे कोई कह दे ये रही भाई साहब तकिया सो जाइए, आप तुरंत सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका एक रेगुलर टाइम बन गया है ना आपका, इसीलिए। तो यही चीजें ध्यान में होती हैं। आपका जब टाइम जो है वो रेगुलर हो जाएगा ध्यान के लिए, तो अपने आप ध्यान के लिए बैठ जाएंगे। हमारे पूर्वजों ने ये भी खोज की है कि दिन के कुछ समय ध्यान के लिए खास तौर से उपयुक्त है। इस समय को वो संध्या कहते थे, क्योंकि इस समय दिन के एक भाग की संधि दूसरे भाग से होती है। ऐसा माना जाता है कि ऐसे मौकों पर प्रकृति जो है वो संतुलन की अवस्था प्राप्त करती है। संतुलन की इस अवधि में ध्यान करने से हम उस संतुलन को अपने भीतर ले आते हैं, और यही हमारी प्रकृति का अंग बन जाता है। ये संधि काल कौन से हैं? एक है सूर्योदय से पहले का समय, अर्ली मॉर्निंग। एक है दोपहर का समय। एक है सूर्यास्त के तुरंत बाद का समय। तो मेरे लिए तो दोपहर का समय सबसे अच्छा है, ये रॉकेट की तरह काम करता है। मैंने पूछा दोपहर से आपका मतलब सूर्य के अनुसार है या घड़ी के अनुसार? तो दादी ने हंसते हुए कहा कि मेरा मतलब दोपहर से है, दोपहर से। मैंने कहा कि मेरे लिए तो सूर्योदय से पहले का दिन काफी ज्यादा अच्छा है। दादी कहते हैं कि इसीलिए मैं लोगों को इन समयों की जांच खुद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। दादी एक चीज हमेशा कहते हैं कि मैंने जो हमेशा उनकी स्पीच में देखा है वो यही देखा है कि आपको जैसे ध्यान करना है आप वैसे करो, आप खुद अनुभव करो। कोई कहता है कि हमें ना नहाने के बाद हम ध्यान करने बैठे तो बहुत अच्छा लगता है। कोई कहते हैं कि हम सुबह ही ध्यान कर लेते तो हमें अच्छा लगता है। सबके अपने अलग अलग अनुभव हो सकते हैं। जैसे दादी का है दोपहर का समय, उनको लगता है वो रॉकेट की तरह काम करता है वो समय उनके लिए। तो आप ना किसी के अनुभवों पर ट्राई मत कीजिए, आप खुद से करिए। आपको लगता है आप दिन में कर पा रहे हैं, बाहरी भटकाव आपको भटका नहीं रहे हैं, तो आप दिन में करिए। लेकिन जो एक आदर्श समय होता है वो ये रहता है कि जब हमें कोई भी चीज भटकाए ना। क्योंकि दोपहर के समय क्या होता है, जैसे जैसे सुबह होती जाती है तो बाहरी आवाजें, बाहरी क्रियाकलाप हमको थोड़ा सा व्यवधान हमारे काम में पैदा करते हैं। बस इसीलिए इसलिए मैं लोगों को इन समयों की जांच खुद करने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। सूर्योदय से पहले ध्यान करो, दोपहर में ध्यान करो, क्या कोई फर्क है? अब इसकी तुलना बिल्कुल अलग समय पर किए हुए ध्यान के प्रभाव से करो, तो आपके लिए सबसे अच्छा क्या है ये आपको खुद ही मालूम करना है। इनमें से किसी को भी बहुत ही कड़ाई से न लें। उदाहरण के लिए यदि आप आर्कटिक वृत्त के ऊपर रहते हैं, जहां 6 महीने की रात होते हैं और 6 महीने के दिन रहते हैं, तो भोर के समय आप ध्यान कैसे कर पाएंगे? वहां तो या तो 6 महीने रात ही रात रहेगी, तो आप सोचो 6 महीने में ध्यान ही नहीं करूंगा, सुबह तो होने दो। या स्कैंडिनेविया के उन भागों में भी जहां सूर्य इतनी जल्दी उदय होता है और अस्त भी बहुत देर से होता है। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है वो है रेगुलरिटी, नियमितता। इन प्रस्तावित समयों में किसी भी एक समय पर ध्यान करना आदर्श स्थिति तो है, लेकिन ध्यान में हमारी नियमितता की तुलना में इसका महत्व दूसरे ही स्थान पर है। तो हमें रेगुलरिटी पे ज्यादा ध्यान देना है, और ध्यान के लिए नियत स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अभी हमने बात की समय के बारे में, एक आदर्श समय जो है वो है, लेकिन आप अपने हिसाब से, आप अपने अनुभव के हिसाब से भी समय तय करें। अब हम बात करते हैं स्थान के लिए। उदाहरण के लिए जब आप रसोई घर में घुसते हैं, तो आप भोजन के बारे में सोचते हैं? आप भूखे न भी हो तो भी आपका मन क्या करता है, कुछ खा लूं, कुछ चीज उठा के खा लूं। और तब क्या होगा जब हम पूरा एक कमरा ही ध्यान के लिए समर्पित कर दें? तो देखो यहाँ माहौल का फर्क आया, वातावरण का। हम किचन में गए, हमें भूख भी नहीं लग रही होगी, तब भी हमारा दिमाग ये देखता है खाने के लिए ये रखा, और नहीं भी होगा ना तब भी हम कुछ ना कुछ उठा के उसमें से खा जाते हैं। क्यों?
क्योंकि वो रसोई घर है, हमें पता है वहां क्या काम होता है, वहां मुंह का स्वाद वहीं से मिलता है हमें। सपोज दैट हम एक कमरा ही इस चीज के लिए बना दें, ध्यान के लिए, तो जैसे ही हम उस कमरे में प्रवेश करेंगे ना, हम अपने आप ध्यान वहां से स्टार्ट हो जाएगा। देखो, हर किसी के पास ये फैसिलिटीज नहीं होती हैं कि एक कमरा अपना हो, लेकिन हम अपना एक जगह तो बना सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके लिए आपके पास एक कमरा होना ही कंपलसरी है। हम एक कोना भी पकड़ सकते हैं, हमें शुरुआत करनी है। तो दाजी कहते हैं कि जब तक आप अपनी ध्यान वाली जगह पर बैठ पाएंगे, उससे पहले ही आप लगभग ध्यान में चले जाएंगे। कहां से? उस कमरे में प्रवेश करते ही, या उस जगह पर ही प्रवेश करते जहां आप लंबे समय से ध्यान कर रहे हैं। दूसरी ओर, यदि आप हर रोज अलग अलग स्थान पर ध्यान करेंगे तो आपको आरामदायक स्थिति में आने में ही कुछ समय लग जाएगा। भारी भटकावों से पहले आप खुद को अंदर के लिए मोड़ोगे तो आपको उसी में समय लग जाएगा। उस जगह का नयापन जो है वो आपका ध्यान भटकाएगा, यहां तक कि सूक्ष्म रूप से भी आपको भटकाएगा वो। परिणाम स्वरूप आप उस गहराई से ध्यान नहीं कर पाएंगे जैसा कि आप अन्यथा कर पाते। इसके अतिरिक्त हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी गतिविधियां, ये सभी चीजें है ना, वातावरण में हमेशा कुछ ना कुछ निशान छोड़ जाते हैं। किसी भी जगह प्रवेश करने पर हम वहां के एहसास के साथ अनुनाद करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, अब आप किसी अस्पताल में जाते हैं तो आपको वहां का जो प्रभाव है वो तुरंत ही महसूस होने लगता है। आपको वहां का दुख भरा माहौल लगेगा, आपको चारों ओर बड़ा ही भारीपन महसूस करेंगे और हवा में चिंताएं तैर रही होती हैं। ये तो हम सभी ने महसूस किया है। हम जिस जगह पे जाते हैं हमें उसका प्रभाव अलग ही नजर आता है। हम हॉस्पिटल जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो वहां पर आप देखना सभी जगह से दुख, कष्ट, पीड़ा, एक भारीपन, एक दुखमय माहौल नजर आता है। क्यों? क्योंकि वहां पर सबके थॉट वही क्रिएट हो रहे हैं। कई साल पहले की बात है, दाजी अब अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। मैं न्यूयॉर्क शहर में एक फार्मेसी खोलना चाहता था। मेरे एक कर्मचारी ने एक बहुत ही अच्छी जगह तलाश ली थी। ये अस्पताल के बिल्कुल ही बगल में थी। ऐसा स्थान फार्मेसी के लिए भी प्राय अच्छा ही होता है। उसका मालिक भी उसे बेचने को तैयार था और कम दाम में भी। मैं भी इस जगह को देखे बिना ही खरीदने के लिए लगभग तैयार ही था, लेकिन मैं उसे देखने चला गया और जैसे ही मैंने वहां प्रवेश किया तो मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ है। घूमते फिरते मैं आराम वाले कमरे में चला गया और जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने वातावरण में काफी अशांति महसूस की। एक प्रकार की असहायता और गहरा दुख था वहां। मैंने महसूस किया कि कोई आत्मा थी उस स्थान पर जो मंडरा रही थी। मैं वापस मुड़ा और चल दिया, लेकिन जब मैं बाहर निकला तब भी उसने मेरा पीछा किया, जिसे मैं केवल मदद की एक कराह कह सकता हूँ। बाद में मैंने अब एक कर्मचारी को ये मालूम करने के लिए कहा कि उस जगह पर हुआ क्या था। तब मुझे मालूम पड़ा कि हाल ही में वहां पर एक हत्या हुई थी। तो विचारों और क्रियाओं का प्रभाव किसी जगह पर बना रहता है। बार बार एक ही जगह पर ध्यान करने से भी हम वहां एक विशेष वातावरण निर्मित कर लेते हैं, वो है ध्यान का वातावरण। ऐसे वातावरण में शांति और पवित्रता हमेशा व्याप्त रहती है। ये बहुत ही हल्का, सूक्ष्म और शुद्ध होता है। असल में एक पवित्र स्थान बन जाता है। वैसे देखा जाए तो सभी जगह पवित्रता होती है, हर वातावरण दिव्य होता है, जब तक कि हम उसमें उसे अपने विचारों, भावनाओं और गतिविधियों से भ्रष्ट न कर दें। यही कारण है कि हमें उस जगह पर जहां हम ध्यान करते हैं कोई और गतिविधि करने से बचना चाहिए। ये समझ में आया? हम खुद माहौल क्रिएट करते हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं कि घर में कभी भी ऊंचे शब्दों का प्रयोग, गंदी भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, इस तरह की कोई भी बातें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये सब विचार जो हैं, ये सब गतिविधियां हमारे माहौल क्रिएट करती हैं। जब हम निगेटिव बातें करते हैं तो वो कहाँ जा रही हैं? वो सारी बातें हमारे आसपास ही हैं, हमारे कमरे में ही हैं। इससे अच्छा ये नहीं होगा कि हम पूरे माहौल को, हमारे वातावरण को, आसपास के को पूरा ध्यान में ही बना दें। तो मैंने कहा हर कोई तो अपने मकान में
पूरा एक कमरा ध्यान के लिए नहीं रख सकता। हमने पहले बात की थी कि ये पॉसिबल तो नहीं होगा कि हर कोई एक कमरा निश्चित कर सके ध्यान के लिए, लेकिन तब दाजी का जवाब था कि इस कार्य के लिए आप एक कोना भी रख सकते हैं। जैसे बिल्लियां जो होती हैं वो हमेशा एक ही जगह पर सोती हैं। मैंने पूछा ठीक उसी प्रकार जैसे ध्यान के लिए आदर्श समय होते हैं, क्या ध्यान के लिए कोई आदर्श जगह भी होती हैं? तो दाजी कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियां चुनें जो आपके अभ्यास में बाधा न डाले। वो बोले कि उदाहरण के लिए आप ऐसा माहौल कभी नहीं चाहेंगे जो भटकावों से भरा हो। यदि आपका माहौल अफरा तफरी का है तो वो आपकी चेतना में झलकेगा। बाहरी उथल पुथल की उपस्थिति में भीतरी अशांति और तीव्र होने लगती है। जब आप किसी अव्यवस्थित या अस्वच्छ कमरे में बैठते हैं तो इसका प्रभाव आप पर पड़ता है। अव्यवस्थित, अस्वच्छ कमरा, गंदगी फैली हुई है, बहुत सारी मक्खियां हैं, कपड़े इधर डले हैं, बर्तन सिंक में पड़े हैं और हम वहां ध्यान करने बैठे हैं, तो हमारे आसपास का माहौल कितना गंदा है। या हम ऐसी जगह बैठे हैं जहां से लोग वह आ रहे हैं, जा रहे हैं, बातें हो रही हैं, तो ये चीजें क्या है, ये हमारा ध्यान भटकाएंगी। तो हम कोशिश ये करें कि कम से कम अपने आसपास की जगह को स्वस्थ तो रख ही सकते हैं, मतलब अव्यवस्थित तो वो ना रहे कम से कम। और ये तो हमारे रेगुलर में होना चाहिए, डेली नीड्स में। तो अगर चारों ओर आपके कपड़े बिखरे पड़े हैं, किताबें खुली पड़ी हैं, सिंक में गंदे बर्तन पड़े हो, आप कितना अच्छा ध्यान कर पाएंगे ऐसे में। एक अलग और एक खुला वातावरण सबसे सर्वोत्तम होता है ध्यान के लिए। आदर्श रूप में आपके ध्यान की जगह पर बैठने के लिए केवल एक चटाई या कुर्सी होनी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि ध्यान जो है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है। हमारी बाहरी परिस्थितियां भी हमारे ध्यान में सहायक होनी चाहिए। हमारे वातावरण में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो हमें बाहर की ओर खींचे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने चारों ओर के वातावरण से अप्रभावित रहना भी सीख जाते हैं। देखिए, हम जैसे ध्यान स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट के लिए, पहले समय के बारे में बात की थी, 5 मिनट के लिए ध्यान किया, वो समय बढ़ता गया, हम रेगुलरिटी पे आ गए। स्थान है, शुरुआत में बाहरी भटकाव हमें भ्रमित कर सकते हैं, बाहर की आवाजें हमें खींच सकती हैं, लेकिन जब हमारा ध्यान बहुत गहरा हो जाता है ना, जब हम रेगुलर ध्यान करने लगते हैं, तो बाहरी आवाजें, बाहरी भटकाव हमें अप्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए कि आरंभ में यदि कोई चीज हमारे ध्यान में बाधा डालती है तो क्या हमें गुस्सा आ जाता है। समय बीतने पर यही भटकाव जो है वो हमें अपनी ही और अधिक गहराइयों में ले जाते हैं। और हाँ, समय और स्थान ये दोनों ही परिवर्तनशील चीजें नहीं है जो हमारे ध्यान को प्रभावित कर सकती हैं। रोज ही हम स्वयं को कई प्रभावों के बीच पाते हैं जो कि हमारी मनोदशा को प्रभावित करते हैं। मतलब जो हमें प्रभावित कर रही है, ये दो चीजें ही नहीं है कि हमारे पास समय हमारा गड़बड़ा जाता है इसलिए हम प्रभावित होते हैं, या हमारे बाहरी भटकाव हमें खींच लाते हैं ध्यान इसलिए हम प्रभावित होते। नहीं, हमें जो इफेक्टिव करता है ना, वो हमारी वो चीजें भी है, जैसे कि हम किसी से मिले, हमारी उनसे बहस हो गई या कोई बात हो गई तो हमारा क्या मूड खराब हो गया। हमने कोई ऐसा बुरा सपना देख लिया जिसकी वजह से हमारा दिन पूरा उस सपने को सोचने में ही लग जाता है। तो ये क्या है, ये चीजें भी आप पर प्रभाव डालती हैं। इसीलिए समय सुबह का दिया गया, क्योंकि सुबह उठते से ही तो शायद आपके मन में ऐसी चीजें नहीं रहेंगी। इसका कारण जो है वो आपकी परिस्थितियां, किसी से आपकी मुलाकात हो सकती है, आपका कोई स्वप्न हो सकता है, या आपके द्वारा खाई गई कोई चीज जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। एक उथल पुथल भरे दिन के पश्चाताप आप उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। उस समय यदि आप घर में आकर ध्यान करते हैं तो आपका ध्यान करना उतना आसान नहीं होता जितना कि उदाहरण के तौर पर पहली बार सुबह के वक्त था। सुबह सुबह ऐसा कुछ नहीं होता है जो आप पर प्रभाव डाल सके और आप खाली स्लेट की तरह होते हैं। अब आपसे किसी ने कहा शाम को ध्यान कर लो, दिन में हम ऑफिस से लड़के आ रहे हैं, बॉस ने बहुत सारा प्रेशर दे दिया, बहस हो गई, अब हम ध्यान के लिए बैठेंगे, कर पाएंगे हम ध्यान? नहीं हो पाएगा। इसलिए टाइम को, आदर्श जो टाइम दिया वो मॉर्निंग का दिया था, क्योंकि मॉर्निंग में हम एक खाली स्लेट होते हैं। तो मुझे आशा है कि लोग इन सब चीजों की जांच स्वयं करेंगे, खाने से पहले ध्यान करें या खाने के बाद ध्यान करें।
क्या आपको कोई अंतर लगता है? नहाने से पहले ध्यान करें या नहाने के बाद ध्यान करें, क्या आपके ऊपर इसका प्रभाव भिन्न है? तो ऐसे विषयों पर लोगों ने काफी कुछ कहा और सुना है। कुछ का कहना है कि हमें नहाने के बाद ही ध्यान करना चाहिए। ठीक है, तो फिर मुंह पर पानी के कुछ छींटे मारकर ही ध्यान करने के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या वो काफी है? तो इन सभी चीजों को आप खुद आजमाएं और आप सही नतीजे पर अपने आप पहुंच जाएंगे। तो ये हमने बात की थी समय और स्थान के बारे में, ध्यान हमें कब करना है और किस समय पर करना है। अब हम बात करेंगे ध्यान का आसन या मुद्रा। हम किस तरह से बैठकर ध्यान कर सकते हैं, खड़े होकर ध्यान कर सकते हैं, चेयर पर बैठ सकते हैं, खाली जमीन पर चटाई बिछाकर, किस तरह से। और सबका शरीर अलग अलग होता है। चलो हम इसी में अभी बात करते हैं। हार्टफुलनेस मेडिटेशन की जानकारी होने से पहले मैंने ध्यान के कुछ अन्य तरीके भी आजमाए थे। अंतर उनमें से कुछ भी रहे हो, पर एक बात सब में बहुत ही समान थी कि शारीरिक मुद्रा को अत्यंत महत्व देते थे सभी। ध्यान की मेरी यात्रा के उन आरंभिक दिनों में मेरा ये मानना था कि गहरा ध्यान तभी हो पाएगा जब मैं ध्यान मुद्रा में पारंगत हो जाऊंगा, ध्यान मुद्रा में प्रवीण हो जाऊंगा। इसलिए मैंने अपनी अत्यधिक ऊर्जा और ध्यान अपनी मुद्रा में लगा दिया, अपने आसन में लगा दिया। उस दिन का भी मुझे इंतजार था जब मुद्रा मेरी दूसरी प्रकृति बन जाएगी और इसके बारे में मुझे कभी सोचना नहीं पड़ेगा। हार्टफुलनेस ट्रेनर से आरंभिक सेटिंग लेने से पहले मैंने पूछा था कि मैं कौन सी मुद्रा अपनाऊं, तो उन्होंने मेरी ओर देखा और कहा, आराम से रहो। तो मुझे बड़ा ही आश्चर्य सा हुआ। कुछ समय पश्चात मैं कुछ स्थानीय लोगों से मिला जो कि हार्टफुलनेस मेडिटेशन कर रहे थे। वहां एक बार फिर मुझे आश्चर्य हुआ। उस समूह में किसी विशेष मुद्रा को अपनाने के लिए कोई जोर नहीं था। अधिकतर लोग जो है वो आलती पालती मारकर बैठे थे और अन्य लोग कुर्सियों पर बैठे थे। कोई भी दृढ़ नहीं दिखाई दे रहा था। हर कोई इस तरह से बैठा था जो कि उसके लिए बहुत ही स्वाभाविक था। तब से मैंने हार्टफुलनेस ध्यान करने वाले को शायद ही कभी मुद्रा के विषय में बोलते सुना हो। अतः मैंने इस बात को दाजी के समक्ष रखने का निश्चय किया कि आखिर मुद्रा कौन सी अपनाई जाए। तो मैंने उनसे पूछा कि ध्यान की आदर्श मुद्रा क्या है, आसन क्या है ध्यान का। तो दाजी कहते हैं कि मुद्रा को ध्यान के वृहद उद्देश्य के संदर्भ में देखना चाहिए, सबसे बड़े उद्देश्य के संदर्भ में। दाजी कहते हैं कि हम ध्यान में क्या करते हैं, हम ध्यान में भीतर जाते हैं और अपने अस्तित्व के केंद्र की ओर बढ़ते हैं। जब हम गहरे ध्यान में अपने स्रोत के संपर्क में आ जाते हैं ना, तो इसमें विलय होकर और इसमें मिलकर, इसमें डूबकर हम इसके एक साथ हो जाते हैं। ये मिलन योग की वास्तविक स्थिति को दर्शाता है। ये उस स्रोत की ओर वापसी है जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार देखिए तो योग विलय के सिद्धांत का ये प्रतिनिधित्व करता है। जहां से हम आए हैं वहीं हमने वापस जाना है। तब सब कुछ एक में समाया हुआ था और उस एक में कोई भी हलचल नहीं थी, कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। इसी कारण योग की स्थिति पूर्ण शांति और आंतरिक स्थिरता की स्थिति होती है। जीवन में हम एक और विपरीत गति देखते हैं। वो गति है जो आपको आपके केंद्र से दूर और बाहर की ओर खींचती है। ये बाहरी गति सृजन के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि एक सक्रिय सिद्धांत है। तो फिर हमें यह भी समझना चाहिए कि सृजन का क्षण बिछड़ने का क्षण भी है और यही वो समय है जब हम सोच से अलग हुए थे। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। क्या होता है जब एक माँ अपने बच्चे को जन्म देती है। ये एक बहुत ही सृजनात्मक कार्य है, लेकिन ये एक बिछड़ने का क्षण भी है। क्यों? क्योंकि पहले माँ और बच्चा एक ही थे। बच्चा गर्भ में था, माँ के पास ही था। जब माँ खाती थी तो बच्चा भी खाता था। उनके अस्तित्व आपस में एक दूसरे से गुथे हुए थे। लेकिन बच्चे के जन्म के बाद वे दोनों ही अलग अलग चीजें हो गए। अब एक के दो हो गए। इसी प्रकार आत्मा का सृजन वो क्षण है जब वो अपनी सोच से अलग होती है। पहली बार एकता जो है वो बिखर जाती है। पहली बार हम अधूरापन महसूस करते हैं, हम असंतोष महसूस करते हैं। कुछ ब्रह्मशास्त्र इसे गिरना कहते हैं। ध्यान करके हम एकता और स्थिरता की उस अवस्था में पुनः प्रवेश करते हैं और अपनी
मूल अवस्था और अपनी सार्वभौमिकता को पुनः प्राप्त करते हैं। तो कई लोगों का मानना है कि मृत्यु के बाद ही हम स्रोत पर लौट सकते हैं। फिर एक आवाज तर्क की भी हो सकती है जो कहती है कि एकमात्र तरीका जिससे हम स्रोत पर वापस लौट सकते हैं वो है समय में वापस लौटना। ये सच कोई भी नहीं है। ध्यान के द्वारा हम उस महामिलन को जीते जी यहीं और अभी प्राप्त कर लेते हैं। ध्यान के माध्यम से, ध्यान के द्वारा हम उस महामिलन को जीते जी और यहीं और अभी प्राप्त कर लेते हैं। योग में पारंगत होने का मतलब है मृत्यु और संबंध समय के बंधनों से पार निकल जाना। तो योग की जो स्थिति में हम सृजन और विलय के सिद्धांतों का एक साथ प्रदर्शन करते हैं ना, तो हम उस द्वंद्व से परे चले जाते हैं। तो वापस जाना, उससे आना, ये सब द्वंद्व से हम परे हो जाते हैं और हम एक ही साथ सक्रिय और निष्क्रिय, समयबद्ध और शाश्वत दोनों हो जाते हैं। तो जो सृजन का समय होता है वही बिछड़ने का भी समय होता है। एक तरीके से नई सृष्टि बन रही है, तो नई सृष्टि बन रही है तो हो रहा है ना सृजन का निर्माण, लेकिन कहीं ना कहीं हम उस मूल स्रोत से दूर भी हो रहे हैं, तभी तो सृजन हो रहा है। तो हम हुआ इसमें बिछड़ने का भी रीजन। ये सब जो है वो गहरे ध्यान से होता है। आपको आश्चर्य हो सकता है कि इसमें किसी का मुद्रा से क्या लेना देना, लेकिन गहरे ध्यान की हालत का आरंभ मुद्रा से ही होता है। दाजी ने जो इतनी ये बातें बताई, सृष्टि वाली, सृजन वाली, बिछड़ने वाली, इन सभी बातों को दाजी ने अभी क्यों बताया? क्योंकि ये सब मुद्रा से रिलेटेड है, आसन से रिलेटेड है। हम ध्यान क्यों करते हैं? गहराई में जाने के लिए, उस मूल स्रोत में जीते जी वापस जाने के लिए। लेकिन क्या होगा अगर हमारा ध्यान आधे से ज्यादा समय इस बात में लगा रहे कि मैं कैसे बैठी हूं, मेरे तो पैर दर्द कर रहे हैं, मुझे तो सर्वाइकल पेन हो रहा है, मुझे तो बाहरी आवाजें आ रही हैं, या मैं अगर किसी को कॉपी करते हुए बैठ भी गई कि अरे वो सामने वाले तो बैठे हैं, वो तो अच्छे से बैठे हैं, बढ़िया कुर्सी चेयर लगा के, ये वो, तो मैं भी ऐसे ही बैठ जाती हूँ। अभी मैंने उनको कॉपी तो कर लिया और मैं बैठ भी गई, लेकिन एक समय के बाद हो सकता है ये मेरी कंफर्टेबल पोजीशन ना हो और फिर मुझे अपने पैरों को फिर से मोड़ना पड़े या फैलाना पड़े। तो क्या मैं जिस चीज के लिए इतने ध्यान से बैठी थी, गहरे ध्यान में जाने के लिए, मैं जा पाऊंगी? मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों? क्योंकि मेरी मुद्रा ही खराब है। मैं आराम से कहाँ बैठी हूँ। और सबके शरीर अलग अलग होते हैं, सबकी परेशानी अलग अलग होती है, तो हमको हमारे कंफर्टेबल जोन के हिसाब, देखो जैसे एक समय आदर्श था ना, एक स्थान आदर्श था, आसन भी आदर्श है, लेकिन हमें वो काम करने हैं जो हमारे हिसाब से सही हो। तो ये सब जो है वो गहरे ध्यान से रिलेटेड होते हैं। पतंजलि योग सूत्र के 8 चरणों में से कई पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जिनमें थे अंतिम 4 जो थे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये सभी हमारे गहरे ध्यान में डूबने का वर्णन करते हैं। प्रत्याहार मतलब भीतर की ओर मुड़ना। जब हम इसकी शुरुआत हम प्रत्याहार से करते हैं और धारणा और ध्यान से होते हुए हृदय में शरण लेने की ओर बढ़ते हैं और अंततः हम समाधि में प्रवेश कर जाते हैं। तो शुरुआत हमने की अपने भीतर मुड़ने से लेकर, जिसमें हम स्रोत में विलय होना आरंभ कर देते हैं। पतंजलि का तीसरा चरण है आसन, जिसका अर्थ होता है मुद्रा। सर्वोत्तम आसन चुनने के लिए हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि कौन सी मुद्रा सबसे अच्छी तरह से हमें प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि की ओर ले जाएगी। ध्यान में सबसे पहली चीज जो हम करते हैं वो है स्वयं को भीतर की ओर मोड़ना, अर्थात प्रत्याहार। हमारी शारीरिक दशा यहाँ पर सहायक हो सकती है। अगर हमारी आंखें पूरी खुली है और हमारा शरीर पूरा पसरा हुआ है, हमारी टांगे सामने की ओर फैली हुई है, तो इससे हमें भीतर जाने में कोई मदद मिलेगी? कैसे मिलेगी? हमारी आंखें खुली है, हम बाहर की दृश्य देख रहे हैं। ऐसी मुद्राएं तो स्वतः ही और भी बाहर की ओर मोड़ देती हैं हमें। प्रत्याहार प्राप्त करने के लिए हमारे शरीर को संकुचित रूप अपनाना चाहिए, छोटा सा छोटा रूप, सिकोड़ते हुए खुद को। बेशक ये एक व्यक्तिगत अनुभव का मामला है, अतः दोनों ही तरीके अपना कर देखें। अपने हाथ पांव फैलाकर ध्यान करें, उन्हें मोड़कर ध्यान करें, फिर स्वयं अंतर देखें।
दादी हमेशा कहते हैं आप खुद से करके देखो, दोनों तरह से ध्यान करके देखो। पहले एकदम बिल्कुल बैठ जाओ, लेट जाओ, एकदम कंफर्टेबल होके आराम से, इधर हाथ रखती है उधर पैर रखती है, आराम से गर्दन लटका लो चाहे जहाँ। एक ध्यान करो बिल्कुल अच्छे से बैठ के फिर, और दोनों में ही अंतर आप स्वयं देखो। तो मैंने कहा कि ये प्रयोग तो मैंने पहले ही कर लिया है। तो उन्होंने पूछा फिर क्या देखा आपने? तो मैंने कहा कि ठीक वैसा ही जैसा आपने कहा। जब मेरे हाथ पैर बाहर की ओर फैले थे तो अपने भीतर जाना मेरे लिए सचमुच कठिन था। क्यों? क्योंकि जब हम देखो, जब हम बैठते हैं ना जिस पोजीशन में, तो एक्चुअली में जो हमारे आसपास धारा बह रही होती है ना, तो वो मैटर करती है हमारे बैठने पर। हम जितना संकुचित होकर बैठेंगे तो हम उस धारा को अपने अंदर प्रवाहित होने देंगे, और हम फैल के बैठेंगे ना तो वो धारा बहती रहेगी, हमको जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलेगी। इसलिए ध्यान की परंपरागत मुद्रा टांगे मोड़कर बैठी हुई मुद्रा होती है। दादी ने कहा हाथों की स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण है। आदर्श रूप में वे आपस में बंधी हुई और उंगलियां भी आपस में बंधी हुई होनी चाहिए, या आप एक के ऊपर दूसरा हाथ रख सकते हैं। इसके अलावा ध्यान में हम आंखें बंद रखते हैं। मैंने कहा कि कुछ तरीके ऐसे भी हैं जिनमें आंख खोलकर ध्यान करते हैं। तो दाजी ने बताया कि पुराना साहित्य इंद्रियों का वर्णन द्वार के रूप में करता है, गेट के रूप में, जिनसे होकर जागरूकता का बहाव होता है। दृष्टि सबसे प्रमुख इंद्रिय है। हम जो कुछ भी देखते हैं ना, एक्चुअली में हम उस पर ध्यान देने लगते हैं। तो दृष्टि के उस द्वार को बंद करने से हम अपनी जागरूकता को पुनः भीतर की ओर मोड़ने में हमें मदद मिलती है, जो कि क्या है? प्रत्याहार, भीतर की ओर मोड़ना। आसन और प्रत्याहार से फिर हम बाकी के चरणों धारणा, ध्यान और समाधि से होते हुए आगे बढ़ते हैं। समाधि में हम स्रोत से मिलन की स्थिति में प्रवेश करते हैं और स्रोत से हम ऊर्जा की सूक्ष्म धारा को खींचते हैं। हाथ पैरों को मोड़ कर बैठने से हम इस एक प्रकार का सर्किट बना लेते हैं चारों ओर, और ये सर्किट उस धारा को हमारे पूरे तंत्र में बहाने में मदद करता है। हाथ पैरों से होकर बहती हुई ये धारा बार बार घूमती रहती है, और हमारे हाथ पैर आपस में जुड़े ना हो ना तो ये सर्किट टूट जाता है और धारा निकलकर व्यर्थ चली जाती है। तो मैंने पूछा कि यदि स्रोत अनंत है तो कुछ ऊर्जा के बेकार चले जाने से क्या फर्क पड़ता है? तो दाजी ने बहुत ही अच्छा यहाँ पे जवाब दिया है। दाजी कहते हैं कि देखो, एक बार चारी जी, जो कि अपने हार्टफुलनेस परंपरा के तीसरे गुरु हैं, उनसे मेरा व्यक्तिगत विचार विमर्श हुआ था। उन्होंने कहा था कि कमलेश, जितना चाहे पैसा कमा लो, खूब कमाओ, लेकिन खर्च उसे बुद्धिमानी से करना। तो देखिए, चारी जी के कथन में एक छुपा हुआ प्रश्न भी था। कैसा प्रश्न? कि यदि आप बुद्धिमानी से खर्च करते हैं तो आपको इतना अधिक कमाने की जरूरत ही क्या है? यदि आप किसी स्रोत की सच्ची कीमत समझते हैं ना, तो आप उसका अधिकतम उपयोग करना चाहेंगे, आप उसे संरक्षित रखना चाहेंगे। मुझे पता है कि ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको सहेज के अंदर ना रखूंगी। ध्यान में हम जो भी प्राप्त करते हैं ना, वो उच्चतम है, वो दिव्यता का सार है। तो मैं समझता हूँ कि हम इसे बेकार तो नहीं देना जाना चाहेंगे। कृतज्ञता का जो सबसे सच्चा स्वरूप है ना, वही आपको मिलता है। तो आप इसका सदुपयोग करें। और शारीरिक मुद्रा एक छोटी चीज प्रतीत हो सकती है, लेकिन इस दृष्टि से देखें कि ये स्रोत के साथ हमारा संबंध मजबूत करती है, तो ये छोटी चीज तो नहीं है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, अगर आप पैर मोड़कर नहीं बैठ पाते, उस स्थिति में आप कुर्सी पर बैठे और पैर जो है वो जमीन पर रखें, लेकिन टखनों पर एक दूसरे के ऊपर रखें, जिससे वो भी एक मुद्रा क्रिएट करते हैं। इससे आप मुड़ी हुई टांगों का कुछ प्रभाव ला पाएंगे। यदि आपके घुटनों में समस्या है तो आप इसे न आजमाएं। इसके बजाय आप एक छोटी सी चटाई अपने पैरों के नीचे रख लें। अगर ये कुचालक पदार्थ की बनी होगी तो इससे ऊर्जा की बर्बादी रोकी जा सकती है। विद्युत को रोकना। कुचालक पदार्थ मतलब जैसे लकड़ी का तख्ता होता है, चटाई, गद्दा, ये सभी। तो मैंने कहा कि मेरे विचार तो इसमें बिल्कुल नया है। राजी कहते हैं प्राचीन काल के लोग जानवरों की खाल पर बैठकर ध्यान किया करते थे, क्योंकि खाल जो होती थी ना, वो कुचालक होती थी। लेकिन दूसरी चीजें भी अच्छी हैं। आप ऊनी कपड़े पर बैठ सकते हैं या रेशम से ढके कपड़े पर भी बैठ सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। मैंने पूछा कि सोफा कैसा रहेगा? तो दादी ने कहा हाँ हाँ, सोफा या कुर्सी जो भी हो पर्याप्त होंगे।
बस जब तक पदार्थ कुचालक है सब ठीक है। क्या ध्यान के समय पीठ के लिए किसी चीज का सहारा लेना ठीक है, मैंने पूछा। दाजी ने कहा, हाँ, कई लोग इसी तरह बैठते हैं और अच्छी तरह ध्यान करते हैं, लेकिन ध्यान करते समय हमें सिर को सहारा बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए। इससे क्या हो, इससे आप सो जाएंगे। यही कारण है कि हमें लेट कर भी ध्यान नहीं करना चाहिए। देखिए, परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, सबका स्वास्थ्य भी अलग अलग होता है। अगर आप यंग हैं, आप बैठ पाते हैं जमीन पर, कुर्सी पर अच्छे से, तो आप बैठ सकते हैं। कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि हम आदर्श मुद्रा का उपयोग कर पाए। लेकिन हर किसी की परिस्थितियां एक जैसी नहीं होती हैं, स्वास्थ्य सबका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम कोशिश ये करें कि हमें जो बैठना है, हमारा मेन उद्देश्य क्या है, ध्यान की गहराई में गोते लगाना। तो हमें उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो भी आसन हमें कंफर्टेबल लगे, हम उसमें बैठना है। बस इतना कंफर्टेबल जोन नहीं होना है कि आराम से लिया और हाथ पैर फैला के और सो के आराम से ध्यान कर रहे हैं। ये तो फिर सोना ही हो गया ना एक तरह से। वो एक मजबूरी अलग हो सकती है कि हम बेड रेस्ट पर हैं और तब भी हमें ध्यान करना है, तो वो एक चीज अलग है। लेकिन जब हम कैपेबल हैं, हम कर सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। अब दाजी कहते हैं कि फिर भी यदि आप अनिद्रा से पीड़ित हैं, तो ये एक उपचार भी है कि बिस्तर पर लेटे और ध्यान शुरू कर दें और आप एकदम से सो जाएंगे, है ना। तो जिस हिसाब से आपकी सिचुएशन है, अभी हमें एक बात पर और चर्चा करनी है, जिसे मैं मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण पहलू समझता हूँ। वो है, वो हमारी मुद्रा जो है वो हमारे ध्यान में आड़े नहीं आनी चाहिए। यदि आपकी मुद्रा आपको ध्यान से भटकाती है, तो ये अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि पैर मोड़कर बैठना एक आदर्श स्थिति है, लेकिन क्या ये आदर्श स्थिति आपके लिए सही है? क्यों? क्योंकि हर देह अलग अलग किस्म की होती है। कुछ लोग जमीन पर बैठना पसंद करते हैं, जबकि अन्य कुछ लोग बिना कुर्सी के बैठ ही नहीं पाते हैं। अब क्योंकि शरीरों में इतना अंतर है, तो इसलिए हम समानता की आशा कभी नहीं रख सकते। सभी लोगों से हम ध्यान की एक ही मुद्रा अपनाने की कभी आशा नहीं कर सकते। पैर मोड़ने की मुद्रा कुछ लोगों के लिए तो काम की है, लेकिन बाकी के लोग उस तरह से ध्यान नहीं कर पाते हैं। यदि कोई मुद्रा आपके लिए कारगर नहीं है, तो आपको इसे जबरदस्ती नहीं अपनाना चाहिए। यह हिप्पोक्रेटिक प्रतिज्ञा के समान है, प्रथम हानि मत पहुंचाओ। देखो, हमें कोई भी चीज जोर जबरदस्ती करके नहीं करनी कि अभी तक हम इतना भी कर पा रहे थे, हम चेयर से गिर गए, तो हम जो अभी तक बैठ के कर पा रहे थे ना, अब हम वो भी ना कर पाए। हमें हर चीज अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से करनी है। असल में पतंजलि यही बात कहते प्रतीत होते हैं, क्या स्थिर सुखम आसनम। मुद्रा स्थिर और हमेशा आरामदायक होनी चाहिए। पतंजलि इस बात पर जोर नहीं देते कि हम पूर्ण पद्मासन की स्थिति में ही बैठें, न ही वे हमें जमीन पर बैठने के लिए कहते हैं। वे तो सिर्फ इतना कहते हैं कि स्थिर रहो और आराम से रहो। आखिर हम स्थिर क्यों रहें? यदि आप लगातार अपनी स्थिति बदलेंगे या हिलेंगे डोलेंगे, तो आप ध्यान नहीं कर पाएंगे। तो शारीरिक स्थिरता बहुत जरूरी है। हम बार बार हिलेंगे डोलेंगे तो हमारा ध्यान तो उसी में जा रहा है ना, तो हम ध्यान कहाँ कर पाए। अब स्थिरता को कैसे प्राप्त किया जाए? तो इसको प्राप्त करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है इसे जबरदस्ती करना, पर हम ऐसा नहीं कहते। फिर भी बहुत प्रयास के द्वारा अपने शरीर की दर्द भरी संवेदनाओं को नजरअंदाज करके स्वयं को जबरदस्ती स्थिर बना देना संभव है। निसंदेह हर चीज चोट पहुंचाएगी और आप जख्मी हो सकते हैं। देखो, फोर्सफुली बैठ तो गए अपन, लेकिन अब क्या इसके परिणाम होने वाले हैं? आपको चोट लग सकती है, परंतु आप चट्टान की भांति दृढ़ बने रहेंगे। क्या आपका मन भी उतना ही स्थिर रहेगा? नहीं। वही वाली बात कि मैं किसी को कॉपी करके बैठ तो गई एकदम सेशन में, लेकिन कितनी देर, और क्या ये चीज मुझे हानि नहीं पहुंचाएगी? क्या आपका मन भी उतना ही उस टाइम पे स्थिर रहेगा? नहीं रह पाएगा। मेरा मन तो मेरे दर्द में ही लगा रहेगा। तो ज्यादा संभावना तो इस बात की है कि वो शरीर के दर्द और उसकी असुविधाओं में ही आपका एहसास लगा रहेगा, और तब यही आपके ध्यान की वस्तु हो जाएगी। तो इस तरीके से आप मन को तो ध्यान करने से रोकते ही हैं, साथ में आप शरीर के भी खिलाफ हो जाते हैं।
तो मन और शरीर दोनों ही स्थिर कब रह सकते हैं? ये तभी रह सकते हैं जब आप आराम से हो। और दूसरा तरीका है पतंजलि का तरीका। कौन सा? कि आराम न मिलने पर आप बहुत ही हिलते डुलते रहते हैं। आप अपनी स्थिति कभी इस तरफ तो कभी उस तरफ बदलते रहते हैं। आप लगातार आराम की तलाश में रहते हैं और तब कोई स्थिरता नहीं रहती। दूसरी ओर जब आप आराम से होते हैं तो आपके पास हिलने डुलने का कोई कारण ही नहीं होता। शरीर हिलना ही नहीं चाहता, आप जैसे हैं वैसे ही ठीक है, तब शरीर आपका ध्यान ही नहीं भटकाता। और अत्यधिक आराम से भी हमें बचना चाहिए। इससे भी हमारा ध्यान शरीर की ओर ही लगा रहता है। अब ऐसा नहीं है कि हम शरीर के खिलाफ हों, असल में हमें तो शरीर को धन्यवाद देना चाहिए। मतलब पहले हम इतने बुरी तरीके से बैठे हैं कि हमारा ध्यान उसी में लगा है, हमारे दर्द में, हमारी पीड़ा में, और हम जख्मी भी हो जाते हैं गिड़गिड़ा गए तो। और इतना कंफर्टेबल भी नहीं होना है कि हम सो गए, हमारी गर्दन हमने टिका ली, बैठ गए अच्छे से और हम आराम से सो रहे हैं। नहीं, क्योंकि वो चेतना में गोता लगाने के लिए तख्ते की तरह कार्य करता है। अब क्योंकि हमें तो कूदना है, तो तख्ते से चिपकना नहीं है, हमें उस ध्यान के सागर में डूबना है, उसमें गोते लगाने हैं। इसीलिए हम किसी भी ऐसी अति से भी बचते हैं जो हमारा ध्यान शरीर की ओर खींचे। मध्यस्थ भाव ही हमारा सिद्धांत होना चाहिए, बीच का भाव। बहुत ज्यादा कंफर्टेबल जोन भी नहीं और इतना अपने आप को परेशानी भी नहीं देनी, इतना कष्ट भी दे के नहीं बैठना है मुद्रा। बीच का भाव होना चाहिए, मध्यस्थ भाव। इसलिए ध्यान के दौरान हम असुविधाओं और अत्यधिक आराम दोनों से ही बचते हैं। अब हम पतंजलि के अगले पद प्रयत्न शैथल्यानंत समापत्तिभ्याम इस पर आते हैं। ये इसका मतलब होता है प्रयत्न को ढीला छोड़ देना और अनंत पर ध्यान करने से मुद्राओं में पारंगत हुआ जा सकता है। आइए अब जरा इसे भी समझते हैं। किसी चीज में पारंगत होने से क्या तात्पर्य है? जब किसी चीज में हम पारंगत हो जाते हैं तो वो हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। जब हम किसी चीज में बहुत प्रवीण हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, श्रेष्ठ हो जाते हैं, तो वो हमारी दूसरी प्रकृति बन जाती है। उसके बारे में हमें सोचना ही नहीं पड़ता, उसके लिए हमें प्रयत्न ही नहीं करने पड़ते। तो पारंगत होने का मतलब है प्रयासहीन होना। अगर मुद्रा धारण करने के लिए आपको प्रयास करना पड़ता है तो आप इसमें पारंगत नहीं हुए हैं। और जब तक आप इसमें पारंगत नहीं होते, आप उसके अधीन ही रहेंगे। तो हमें उन कठिन मुद्राओं में ध्यान नहीं करना है जिन्हें इतनी अधिक ऊर्जा और ख्याल की जरूरत होती है। वो हमें ध्यान से भटकाती ही हैं। अपनी मुद्रा में जब हम आराम से होते हैं ना, तभी हम अपना ध्यान असल चीज की ओर मोड़ सकते हैं, जिसे पतंजलि ने अनंत कहा है। समाधि की हालत में आप अपने भीतर इतने गहरे डूब जाते हैं कि आपको अपने शरीर का एहसास ही नहीं रहता है। आपका सिर लटक जाता है, यहाँ तक कि आपका शरीर भी आगे की ओर झुक सकता है। आप शरीर को भूल चुके होते हैं और इसी भूलने में आप इसके पार चले जाते हैं। केवल हम तभी कह सकते हैं कि हम मुद्रा में पारंगत हो गए हैं, लेकिन ये सब स्वाभाविक रूप से होना चाहिए। मैंने कहा तो हम जानबूझकर नहीं झुकते। दाजी कहते हैं कि ऐसा करना तो बनावटी होगा। कुछ लोग ध्यान करते हैं तो ध्यान में जाते सी गर्दन उनके नीचे। हो सकता है कि कुछ लोग गहरे ध्यान में चले जाते, लेकिन कुछ लोग जानबूझकर भी करते हैं बनावटी। तो ये बनावटी चीज जो होगी, ये हमें अच्छे और सच्चे रिजल्ट देगी? नहीं देगी। ध्यान का आरंभ तो आपको आरामदायक और सुविधाजनक स्थिति में सीधी मुद्रा से ही करना है। जैसे जैसे आप ध्यान में गहरे उतरते जाएंगे, आप अपनी मुद्रा का एहसास खोने लगेंगे, और ऐसा ही होना चाहिए। आखिरकार ये ध्यान है, कोई कसरत थोड़ी करनी है हमें, कोई जबरदस्ती लगा के हमें कोई एक्सरसाइज थोड़ी करनी है। तो ये था ध्यान के बारे में बात की हमने। मैंने पहले जो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि ये जो है वो हमारे मेथड के 3 योग हैं: ध्यान, सफाई और प्रार्थना। इसके बारे में हम ध्यान, सफाई और प्रार्थना कैसे करते हैं वो हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज हमने ये जाना कि हमको ये करना कैसे है। पहले उसके जो होता ना, हमें इंग्लिश सीखनी है, लेकिन पहले ABCD तो सीखना पड़ेगा ना। तो ये वही आज ABCD ही थी। कल मैं कहूंगी कि चलिए ध्यान के लिए बैठते हैं हम। अब हम कैसे बैठे, कहाँ बैठे, मन में सवाल आते हैं। अच्छा, इसमें समय क्या होना चाहिए नए जिज्ञासुओं के लिए? तो आज हमने यही चीज कवर की है कि उसका समय क्या है, आदर्श समय क्या है, कौन से स्थान को हम चुने,
हमारी मुद्रा क्या होनी चाहिए, हमारा आसन क्या होना चाहिए, और इन सब का एक निचोड़। हर चीज की अपनी एक आदर्श चीज है, लेकिन हमको हमारे कंफर्टेबल जोन के हिसाब से काम करना है। घर की महिलाएं हैं, बहुत काम उनको होते हैं, तो अपने हिसाब से आप अपना टाइम शेड्यूल बना सकते हैं, बशर्ते रेगुलरिटी होना चाहिए। आपको लगता है आप सुबह से बिजी हो जाते हैं, आप थोड़ा सा जल्दी उठिए, अपने लिए समय निकालिए और करिए। 5 मिनट से स्टार्ट कीजिए, 10 मिनट से स्टार्ट कीजिए, लेकिन कीजिए। रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। तो पहले हम समय का निर्धारण करते हैं, उसके बाद हम स्थान। ये जरूरी नहीं कि आपके पास उसके लिए पर्सनल कमरा ही हो, पर्सनल कमरा है अच्छी बात है, इससे आपका जो माहौल है वो ध्यान में ही बना रहेगा। लेकिन अगर पर्सनल कमरा नहीं भी है तो आप कोई भी कोना, कोई भी जगह, देखिए हमें कोने से शुरुआत करके हम पूरे घर को ध्यान में ही बना सकते हैं। तो हमें घर का एक कोना पकड़ लेना है, वहां अपनी चेयर डालिए, चटाई डालिए, आराम से बैठिए और एक ही जगह पर बैठ के ध्यान करिए। उसके बाद हमने बात की थी आसन मुद्रा, तो वो भी हमें हमारे कंफर्टेबल जोन के हिसाब से, बीच के जोन के हिसाब से, बहुत ज्यादा कंफर्टेबल नहीं और बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल भी नहीं। यंग है, पीठ टिकाकर और जमीन पर आलती पालती मरकर बैठ सकते हैं तो बैठिए, नहीं है पॉसिबल चेयर पे बैठिए, घुटने पैर मोड़ कर बैठिए, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे। तो ये सब हमने आज पढ़ा और कल अब हम स्टार्टिंग करेंगे रिलैक्सेशन से, कि रिलैक्सेशन तनाव मुक्त कैसे होते हैं। और अब हम जैसे जैसे पढ़ेंगे साथ में हम किया भी करेंगे। जैसे हम कल रिलैक्सेशन के बारे में बात करेंगे तो हम रिलैक्सेशन बाद में करेंगे भी। तो अगर आप ये वीडियो कोई काम करते करते सुन रहे हैं तो आप तब तक सुन लीजिए, जब रिलैक्सेशन का टाइम आएगा तो आप बाद में वीडियो देखकर, और जब आपको रिलैक्सेशन करना हो तब आप सुनकर रिलैक्सेशन कर सकते हैं। क्योंकि हमने बुक पढ़ने की स्टार्टिंग भी ऐसे ही की थी ना, कि हमें अगर हमारे पास बुक नहीं है तो हम काम करते करते इसको सुन सकें, कुछ तो हमारे अंदर जाएगा। पढ़ नहीं पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, सुन तो रहे हैं। तो बस ऐसे ही हमें करना है। तो अब हम कल पढ़ेंगे रिलैक्सेशन, उसके बाद हम ध्यान, सफाई और प्रार्थना। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे किसी तरह से सपोर्ट कीजिए, और कोई भी प्रश्न हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आप सभी का इस सत्र में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।